एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। स्टूडेंट, गॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं उनके किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इट मीन्स ऑफ जब भी कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है उसको फाइंड आउट करें। देन जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका वो है नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged wire of infinite length देन स्टूडेंट इसमें करना क्या है, हमको जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है और जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है उसके सराउंडिंग जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके किसी भी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। देन स्टूडेंट कंसीडर करते हैं एक वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है एंड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब स्टूडेंट क्या है ना, ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज ने अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें फाइंड करना है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इट मींस गॉसेस लॉ यूज करना पड़ेगा। अब क्या है स्टूडेंट, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमें गॉसेस थ्योरम का यूज करना है। बट इन डेरिवेशंस में सेवरल स्टेप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट कि हमें चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यूलम पर मीटर। मतलब ये जो वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है इसके यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लैम्डा है। ये हमने लेट कर लिया, ये कंसीडर कर लिया, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टूडेंट इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग लेट करेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट एज वी नो दैट गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है। बट क्या है, इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को किसी भी डेरिवेशन में लेट करने से पहले हमें कुछ कंडीशंस
को ध्यान देना होगा, तब हम एक बढ़िया गॉसियन सरफेस जो कि डेरिवेशन के लिए सही होगी उसको लेट कर पाए। तो करना क्या है यार, जो गॉसियन सरफेस हमें लेट करना है उसमें हमें ध्यान देना होगा इतनी बातें, 3 बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस गॉसियन सरफेस में कांस्टेंट है, जो भी गॉसियन सरफेस हम लेट कर रहे हैं अगर उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो फिर जो एंगल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो इन केस ऑफ when electric field intensity is constant at the surface of Gaussian surface। अब मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, तो देन करना क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस में कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो जो भी गॉसियन सरफेस हम लोग लेट कर रहे हैं वो सही। थर्ड कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है। इट मीन्स हमें इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए सपोज दैट इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट है पी, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। देन स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, पॉइंट पी से पास होने वाला, पॉइंट पी से पास होने वाला और एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर को गॉसियन सरफेस लेट करते हैं जिसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मींस ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर है उनका सेंटर हमेशा इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़े। अब क्या है स्टूडेंट कि ये जो हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लेट किया है, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, तो इसमें हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो देखिए एक तो ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। सेकेंड कंडीशन हमें देखना है कि इस सिलेंडर के सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच जो एंगल बने वो 0 डिग्री हो। थर्ड कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बने वो 90 डिग्री बने। तो देखते हैं यार, इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 पार्ट्स हैं। जैसे कि सिलेंडर में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये है अपना सर्कुलर पार्ट, ये है अपना सर्कुलर पार्ट और थर्ड नंबर ये है अपना कर्व पार्ट। तो एक सिलेंडर में 3 पार्ट है। अब इन 3 पार्ट्स के सरफेस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर चेक करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बने वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बने वो 90 डिग्री। तो करना क्या है स्टूडेंट,
अपने पास 2 सर्कुलर पार्ट्स है और एक कर्व पार्ट्स है। 2 सर्कुलर पार्ट्स, 1 सर्कुलर पार्ट, सेकेंड सर्कुलर पार्ट एंड थर्ड कर्व पार्ट। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को मिला लेते हैं तो हमारे पास ये गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस तैयार हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट, ये जो कर्व पार्ट है इसमें चेक करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर चेक करनी है सरफेस में तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वेक्टर ये होगी। इसको वेक्टर E1 लेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट सर्कुलर पार्ट में अगर हम लोग एरिया वेक्टर को कंसीडर करते हैं तो यहां पर देखिए किसी भी सरफेस का एरिया उसके सरफेस के नॉर्मल होता है। इट मींस ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर है, देन इसके सरफेस एरिया नॉर्मल होगा इसके सरफेस के। तो इट मींस वेक्टर A1 की डायरेक्शन ये होगी, वेक्टर A1 की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए वेक्टर E1 एंड वेक्टर A1 बोथ आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बने। अब क्या है यार स्टूडेंट, एक बात ये देखिए आप कि ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सर्कुलर पार्ट के डिफरेंट पॉइंट की जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंसेस होंगी वो डिफरेंट होगी। देन जितना हम पास में आएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करने लगी। इट मींस वेक्टर E1 डज नॉट कांस्टेंट, ये यहां पर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो अपनी कंडीशन थी कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल्स 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में सर्कुलर पार्ट में फिट बैठती। अगर हम यहां पर देखते हैं नीचे जो सर्कुलर पार्ट सेकेंड है उसमें हम लोग अगर चेक करते हैं तो देन एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर, इट मींस वेक्टर A2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी इस डायरेक्शन में है और कांस्टेंट भी नहीं होगी। डिफरेंट पॉइंट्स जो इस सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2 कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो फिर हमारी सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। इट मींस कि अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेट करते हैं तो अब तक वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सही है। अब क्या करना है स्टूडेंट, नंबर थर्ड हमें कर्व्ड सरफेस पे, तो इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस अगर हम लोग यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये आएगी। और देखिए एक मिनट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग जो आप कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस लेट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में, वो कर्व्ड पार्ट के सरफेस का एवरी पॉइंट इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस में है। इट मींस ये जो हमारा कर्व्ड पार्ट है इस कर्व्ड पार्ट का एवरी पॉइंट इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इधर देखो चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, हर एक केस में वो यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस में इसके सरफेस का एवरी पॉइंट है, तो इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी वो कांस्टेंट आएगी। वेक्टर E इज इक्वल टू द कांस्टेंट।
एंड यार देखो, अगर आपने पॉइंट इस यहां पर लेट किया है, अगर आपने पॉइंट यहां लेट किया है, तो देन एरिया वेक्टर इस पॉइंट, ये सरफेस के इस पॉइंट के नॉर्मल होगा। और 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगे तो देन जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी सरफेस के नॉर्मल। वेक्टर ई, वेक्टर ए बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इट मींस पॉइंट पी में जो वेरी स्मॉल एरिया लेट करेंगे वेक्टर डी ए, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू द 0। इट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है। इट मींस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हम गॉसियन सरफेस लेट करेंगे वो हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप कि हमें लेट करना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो क्या करना है, ये जो सिलेंडर हमने लेट किया है सिलेंडर का लेंथ लेट कर लेते हैं स्मॉल एल, और इसके स्मॉल एल लेंथ में अगर चार्ज क्यू है देन यूनिट लेंथ में चार्ज क्यू बाई एल होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सेकेंड स्टेप में क्या लेट करना था स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में तीनों कंडीशंस हमें अप्लाई करनी थी, वो हमारी अप्लाई हो चुकी। अब नंबर थर्ड स्टेप होगा कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करना। यार स्टूडेंट, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर्स, देन हमको इन तीनों पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उनका सबका सम करके इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर थर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर पार्ट 1, phi1 is equal to the vector E1 dot vector A1 is equals to E1 A1 cos 90 डिग्री। भाई वेक्टर E1 एंड वेक्टर A1 के बीच एंगल जो 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू द 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर पार्ट 2, phi2 is equal to the vector E2 dot vector A2 is equals to E2 A2 cos 90 डिग्री। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उससे ही हम लोग तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं ना। Then vector E dot vector A2 is the electric flux passing through this circular part. Vector E1 dot vector A1 is the electric flux passing through this circular part. Then ये बन गया 0. It means in case of both circular part of this closed Gaussian cylindrical surface, electric flux is 0. Clear? Again, electric flux passing through curved surface, curved part of this cylinder. Electric flux passing through curved part of this cylinder. Phi3 करना क्या है स्टूडेंट, अगर ये वेरी स्मॉल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रोडक्ट कराते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, तो यार ये वेरी स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर इसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन कर देते तो ये इस कर्व्ड पार्ट से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। देन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। यार स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को हमने कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इस कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है और किसी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर ले सकते हैं। अब क्या है कि ई अपना कांस्टेंट है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब देखिए ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीए लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई? इस कर्व सरफेस के वेरी स्मॉल एरिया डीए, इस कर्व सरफेस के वेरी स्मॉल एरिया डीए, मतलब इस कर्व सरफेस का वेरी स्मॉल एरिया डीए, और अगर हम इस कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन कर देते, इस कर्व सरफेस के वेरी स्मॉल एरिया डीए का इंटीग्रेशन कर देते, तो इस पूरे कर्व सरफेस का क्या निकल के आएगा? एरिया निकल के आएगा। इट मींस E इंटू 2 पाई आर एल। मतलब जो φ3 निकल के आया कर्व पार्ट से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई वो E इंटू 2 पाई आर एल, सॉरी जो कर्व पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया वो E इंटू 2 पाई आर एल। यार स्टूडेंट हमें करना क्या था थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सिलेंडर से पास होने वाला निकालना। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि जो सर्कुलर पार्ट है वहां थीटा 90 डिग्री की वजह से, इट मींस φ1 इज इक्वल टू E1 A1 cos 90 डिग्री की वजह से, cos 90 की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, φ2 इज इक्वल टू E2 A2 cos 90 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। और कर्व पार्ट के केस में φ3 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 करके हमने इसको कैलकुलेट किया E इंटू 2 पाई आर एल। देन स्टूडेंट हमें इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस से नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ वो फाइंड आउट। हमें जो भी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेट किया हुआ है उससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू द बोथ सर्कुलर पार्ट से एंड नंबर थर्ड कर्व पार्ट से। अगर हम तीनों पार्ट्स के से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। इट मींस फाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ई इंटू 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2 पाई आर एल। इट मींस phi is equals to E into 2 pi r l. That's the net electric flux passing through this cylindrical Gaussian surface. तो थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एंड जो स्टूडेंट फोर्थ स्टेप है, गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है? ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है? गॉसेस थ्योरम बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस से पास होता है वो उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस के अंदर प्लेस चार्ज, तो इसके अंदर प्लेस चार्ज कितना लेट किया हमने, एल लेंथ में चार्ज कितना है Q, तो उसके अंदर प्लेस चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो इसके अंदर प्लेस चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स है।
इट मींस गॉसेस थ्योरम से phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 5 स्टूडेंट में स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉसेस थ्योरम से निकाला है और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए वाले फार्मूले से फाइंड आउट किया, इन दोनों को इक्वल करते हैं। इट मींस E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस Q is equals to lambda into small l, तो देन इन प्लेस ऑफ Q lambda into L पुट कर देते हैं, L से L कैंसिल हो, देन E is equals to 2 pi E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into small r. This is the electric field intensity at point P. Near to the electric field, near to the uniformly charged wire of infinite length, Newton per coulomb, and it will always be perpendicular to the uniformly charged wire. तो स्टूडेंट अगर हम पूरी बात को समराइज करते हैं तो समरी में ये दिखाई देता है कि जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकाला है वो 0 + 0 + E इंटू 2 पाई आर एल, क्या है यार, इसका सर्कुलर पार्ट से 0, इस सर्कुलर पार्ट से 0, इसका पार्ट से E इंटू 2 पाई आर एल, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकला E इंटू 2 पाई आर एल। देखो यार, गॉसेस थ्योरम बोलती है कि जो फाई होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो Q होता है वो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज प्लेस्ड है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब यार देखो, सिंस अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, देन जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज L लेंथ में होगा वो लैम्डा इंटू स्मॉल एल, देन Q के प्लेस में लैम्डा इंटू स्मॉल एल पुट करते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वल करा देते हैं, then E into 2 pi r l is equals to lambda into L by epsilon naught, स्मॉल l से स्मॉल l कैंसिल करते हैं, E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into स्मॉल r, ये निकल के आ गया। अब स्टूडेंट अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, वेक्टर E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into स्मॉल r into r कैप लिख देने का है आपको। आर कैप क्या है, आर कैप ये जो है, ये जो वेक्टर आर है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, न्यूटन पर कूलम। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस किस तरीके वेरी करती है। इट मींस यूनिफॉर्मली चार्ज से जैसे जैसे हम तो दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमें शो करना है। तो देखें यार, अगर हम लोग एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर को, एंड वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस जो ग्राफ बनेगा वो क्या हो यार, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, यहां पे लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है। इट मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यही ग्राफ तो होगा ना। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये है कि आप जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इंफिनिटी में जब आप पहुंचेंगे, कहां पर, इंफिनिटी में, तभी जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से 0 होगी। तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और जब हम स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इट मींस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के ऊपर ही आएंगे तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनफाइनाइट मिलेगी। इट मींस
ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ